हो गया? करें स्टार्ट? यस। सो लास्ट क्लास में हम बात करते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे रेडिएशन जो है वो यूज में नहीं आता है, बट देयर इज अ हाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी एमआरआई को हम आज कंप्लीट करेंगे। आई थिंक कुछ पॉइंट आपने लिख दिए थे लास्ट क्लास में, ये लिख लिया था प्री प्रोसेसर में, यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट जो फर्स्ट पॉइंट है आज का, इंसर्ट एन intermittent infusion device, or we can say saline lock, on all intravenous access prior to the procedure. Intravenous fluid pump are not allowed in the MRI room. As you know that जो syringe pump आते हैं हमारे पास, that made from metal, लोहे के बने होते हैं, आयरन के होते हैं, and metal का कोई भी equipment या कोई भी thing MRI room के अंदर allowed नहीं होता है, वो pull कर लिया जाएगा मशीन के through, and it can cause severe damage to the patient or other जो भी अंदर है उसको damage कर सकता है. So syringe pump, even your ward side bed, these all things are not allowed inside the MRI room. But if patient is receiving any type of IV fluid continuously और with the syringe pump अगर रिसीव कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? So आपको पहले से ही क्या करना है, अल्टरनेटिवली आपको अपना अरेंजमेंट करके जाना है. So we will use the saline lock. Saline lock is, what is saline lock? That is three ways जो आपने देखे होंगे, जानते हो? Three way आता है वो. So we will use that three way. वन साइड आप ड्रग देने के लिए पोर्ट ओपन रखेंगे, अदर साइड आप कोई भी फ्लूइड जो है उसके साथ कनेक्ट करके पेशेंट को देंगे. तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को फ्लूइड दे सकते हैं जितने टाइम तक एमआरआई चलेगा. तो यूज द सलाइन लॉक और थ्री वे डिवाइसेस, इंटरमिटेंट इन्फ्यूजन डिवाइस, इसके थ्रू आप रिक्वायर्ड है तब दे सकते हैं, नहीं है तो उसको ऑफ कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड द प्रिकॉशन फॉर द क्लाइंट हु इज अटैच्ड टू अ पल्स ऑक्सीमीटर. In some cases when patient is from the ICU, maybe possible cardiac monitoring is ongoing and patient is having an pulse oximeter on the finger. So मशीन जब इन एंड आउट होगा at that time, लाइक इन आवर, जब मदर प्रेग्नेंट होती है और वूम के अंदर बच्चा होता है तो बच्चा अंदर क्या करता है, मूवमेंट करता है, एंड सम टाइम ड्यू टू दैट मूवमेंट अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रेजेंट अराउंड द नेक. देखा है आप लोगों ने, डिजीज कंडीशन होती है नेक के अराउंड आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड आ जाती है, एंड उसकी वजह से इन्फेंट की डेथ तक हो सकती है. देखा है बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग डिलीवरी. जब पुल करेंगे तो बच्चे का ये बंद हो जाएगा नेक और बच्चे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. सेम थिंग जब मशीन इन एंड आउट होगा एट दैट टाइम द वायर विल बी अराउंड द हैंड और समवेयर इन बॉडी, और अगर पुल होगा तो उससे यहाँ पे क्या हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, बर्निंग मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं. सो प्रोवाइड द प्रिकॉशंस फॉर क्लाइंट हु इज अटैच्ड टू अ pulse oximeter because it can cause a burn during testing if coiled around the body or a body part. So आपको उसको इनफ लूज रखना है. So मशीन इन एंड आउट होगा तो वो कहीं पे भी कोइलिंग होने की रिक्वायर चांसेस ना हो. So these are the precautions as a nurse you have to take when patient is taking into the MRI room. MRI में जब ले रहे हैं तब आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं. क्लियर है ये? One more exam date is announced yesterday. That is a DSSB exam date, and those are waiting for the DSSB Delhi. तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो चुका है. एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 21 टाइम. टोटल जो एग्जाम होगा वो 21 पेपर होंगे, एंड आपका उनमें से कोई एक पेपर होगा. फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा एंड एंडेड बाय 6th ऑफ सितंबर. 6 सितंबर को ये एंड होगा. उनमें से एक डेट आपको मिलेगा और एक शिफ्ट आपको मिलेगा उसमें, जिस दिन आपको जाके अपना एग्जाम देना है. बाकी बाद में वेट करना है. यस. सो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है वन बाय वन. अभी ESIC हुआ था, SGPGI हुआ था, अभी DSSB स्टार्ट हो जाएगा 12 अगस्त से. फिर उसके बाद जैसे ही एंड होगा जिपमर का एग्जाम 14 को, और जैसे ही एंड होगा नेक्स्ट डे आपका नॉर्सेट एग्जाम, फिर मेंस एग्जाम, फिर वापस नॉर्सेट एग्जाम, फिर वापस नॉर्सेट एग्जाम. पर हमें इतना आगे तक नहीं जाना है. हमें वहां क्यों जाना है, हमें तो इसी में सेलेक्ट हो जाना है. यस, क्लियर है? मूव करें. सो ये आपकी जो तैयारी है, एक ही तैयारी से आप सब कुछ एक साथ तैयार तीर कर रहे हो, सारा आपके सामने एक ही साथ है, अलग अलग कभी काटने वाले कभी करने. ये लोगों से क्या करेंगे, कब पता नहीं खत्म करेंगे ये. परेशान कर दिया इन्होंने. रिनोवेशन नहीं हो रहा है, पता नहीं हमारा, पता नहीं क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट मूव करें. नेक्स्ट. तो मैं बोला था एक ही तीर से आप सारे निशानों पे तीर लगा दो, एक ही साथ आपको सब मिल जाएगा. इतने सारे ऑप्शन से एक तो मिलेगा, कहीं तो लगेगा. एक ही हो तो लगाना मुश्किल होता है, लेकिन इतने सारे हैं तो कहीं ना कहीं लगेगा, जरूर लगेगा. तो मेहनत करते रहो, बिल्कुल बहुत ही जल्दी आप नर्सिंग ऑफिसर होंगे किसी ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में. स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी वैसे आती भी नहीं है. नेक्स्ट. प्रोवाइड एन असेसमेंट फॉर द क्लाइंट विद क्लस्ट्रोफोबिया. कल बताया था डिटेल में. क्लोज स्पेस, बिकॉज मशीन जो होती है राउंड शेप, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसके अंदर आपका जो वेट होता है वो इन एंड आउट होता है. सो पेशेंट मे बी फील द क्लस्ट्रोफोबिया इनसाइड दैट रिंग जो होता है मैग्नेटिक रिंग. तो पेशेंट को क्या बताना है पहले से ही, डरना नहीं है, ये सिर्फ मशीन के अंदर ही ले जाएगा, अंदर कहीं गुफा नहीं, अंदर ही ले जाएगा, डोंट वरी, वापस ले आएगा बाहर. नेक्स्ट. administered medication as prescribed for claustrophobia. Which drug is used for the claustrophobia? If patient is suffering with claustrophobia, which one is the drug of choice? Very good. Right answer is
वेरी गुड, क्या दोगे? Which drug is used for the phobia? Drug of choice for phobia, drug of choice for neurosis. So all the neurotic diseases, neurosis, there are two types of disease in psychiatric. One is psychosis, second is a neurosis. Psychosis are the major illness and neurosis are the minor illness. In the neurosis, the most common problem is, very good, the most common problem is anxiety. That is anxiety. Whatever the disease is there, जो भी disease होगी उसका end result क्या निकलेगा? Anxiety. होता है? Like phobia, anxiety होगा. आपको ऊपर से डर लगता है, ऊपर पकड़े को ले गया, तो आपको क्या होगा? Anxiety तो होगा, है यार, मुझे डर लग रहा है बस, नहीं, anxiety होगी आपको. और भी कोई भी डिजीज लाइक ओसीडी हो रखा है, इन ओसीडी पर्सन विल हैव एंजाइटी, उसको दिमाग में बार बार आ रहा है, मैंने घर पे लॉक लगाने लगाया, नहीं लगाया, अब क्या करेंगे, मेरा चोरी हो जाएगा, अब क्या करेंगे, एंजाइटी हो रही है, होता है, ओसीडी यही होता है. अदर डिजीजेस लाइक हिस्टीरिया, हिस्टीरिया होता है, जानते हो हिस्टीरिया? इट्स अ टाइप ऑफ anxiety, it's a type of neurotic disorder in which a person is having the physical symptom into, जो बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकल थॉट है या फिर कोई भी डिजीज नहीं है, उनको किसमें अपीयर करता है? एंजाइटी को, अपनी एंजाइटी को फिजिकल सिम्टम में अपीयर करता है. स्पेसिफिकली सीन इन फीमेल, ओनली सीन इन फीमेल, नॉट इन मेल, ओनली, दैट्स व्हाई नेम इज हिस्टीरिया. हिस्ट्री बताई होगी सर ने, हिस्टीरिया. Hysteria word is taken from word hystra. Hystra means uterus. Uterus is only in female, and that's why this disorder is also only present in female. This is the history of hysteria. Second thing, like uterus, uterus is an unstable structure. You know, uterus is an unstable structure. Every month the endometrium will set out and reform. होती है. When it is non-pregnant, uterus in a non-pregnant state, it will be only 60 gram uterus, a very small size of uterus. But when it is in pregnancy, it will be enlarged, a large size of uterus. The endometrium will be changed into decidua. Multiple changes are there. So uterus is not a stable structure. जब इसके according to condition, it will change the properties. Uterus अपनी condition के according क्या करता है? Change करता रहता है. Same in case of hysteria, the person will also change according to condition. Person will also change according to condition. Like a female which is suffering with fever, and the father of that girl take her to hospital, उसको लेके hospital चलो चलते हैं. So before going to the hospital, she started doing all the makeups, everything, new clothings with that high heels, and then he started walking to the hospital. Because in this disorder, the first classical symptom is the person required attention of all. The first classical symptom of this disease is attention. Other name is attention seeking disorder. So for the attention, for the gaining of attention of others in the hospital, she trying everything with that new clothings, makeup and everything जो भी है. When she reached to the hospital, what she observed, कोई उसको नहीं देख रहा है. Doctors, nurses, ward boy, housekeeping, everyone is doing their works. वहां पे से रोज पेशेंट आते हैं, किस किस को देखेंगे वो? So they are doing their work only. कोई नहीं देख रहा है. And वो इधर देख, ये नहीं देख रहा है, इधर कोई नहीं देख रहा है. मैं नए कपड़े पहन के आई और ये हाई हील के साथ, कोई देख नहीं रहा है. So what happened when no one is giving attention to that female, the level of anxiety will increase. Level of anxiety will increase, and then she change the condition. how वो condition change करेगी? The female show the anxiety in physical symptom. How? वो चलते चलते गाँव नीचे गिर जाएगी. हो गई नीचे जमीन पे. जैसे ही वो जमीन पे गिरती है, after falling on the floor, everyone race to that female, because hospital में काम ही यही है, पेशेंट को बचाना, पेशेंट को बचाओगे. Everyone race to that female around it, and कुछ कोई पानी पिला रहा है, कोई हवा कर रहा है, and वो अपनी एक आंख खोल के देखती है. अब सब मुझे देख रहे हैं. Now everyone is giving attention to me. अब ठीक है. So this is known as hysteria. Person will have two type of gain, primary and secondary. Primary gain is relief of anxiety. Anxiety relief हो गया, सब देख रहे तो anxiety खत्म. Second thing is sympathy. बेटा ध्यान रखा करो, पानी पिया करो, खाना खाया करो, ये वो ऐसे इधर बैठो एसी में हवा, सब sympathy मिल रहा है. So this is known as hysteria. चलो कोई नहीं. So when this type of disorder is there, always use which drug? Anti-anxiety. Anti-anxieties are divided into two types. One is barbiturate and second one is benzodiazepines. Benzodiazepine. The most common used drug is benzodiazepines, not the barbiturate. The barbiturate are the traditional old drug पहले use होती थी in the first starting. Now current time we are using benzodiazepines. Why benzodiazepines are more frequently used? Because these drugs having less side effect, and the second most important thing is this drug having an antidote. If any type of side effect is there or any toxic effect is there, we will use the antidote. Antidote for benzodiazepines is flurazanil. This is an antidote for benzodiazepines. In barbiturate, they will produce more side effect, and no antidote is available for barbiturate. That's why we will not use any more frequently barbiturate, but we will more frequently use the benzodiazepines. In barbiturate drug, the trick to remember barbiturates are all the drug will have barb word in spelling. जिस भी ड्रग की स्पेलिंग में बार्ब वर्ड आएगा वो सारी कौन सी होगी? बार्बिटुरेट. फिनोबार्बिटोन,
secobarbital, pentobarbital, amibarbital, every drug will have bar word except one drug. That is the shortest acting barbiturate drug, and I hope you know about that. That is thiopental sodium, which is very commonly used in ECT. So that is also barbiturate. In benzodiazepine, it is a benzodiazepine, but just to remember the name of ये मक्खी ने मुझे परेशान कर दिया, ये क्या मक्खी करना। benzodiazepine written as like this, benzodiazepine, but मैं इसको क्या लिखता हूँ, just to understand the name of this drug example, benzodiazepam. Just गलत लिख रहा हूँ मैं पर याद रखने के लिए. So it is a trick. All the drug which having in the end palm, lam or palm, that all drug come under the benzodiazepam. Like midazolam, etidepam, lorazepam, होता है आपका, और क्या है, diazepam. So these all are the example of benzodiazepines, and we will use the benzodiazepines more commonly compared to barbiturate. तो यहाँ पे कौन सी drug use करेंगे हम, benzodiazepines. The most common side effect of benzodiazepines is the hypotension. They frequently produce hypotension and sedation because of the vasodilation. So assess the patient for sedative effect and the hypotension. Next, sir will teach you more detail. Determine whether a contrast agent is used. Contrast dye कल पढ़ाया था. If patient is going for a contrast MRI, then you have to ask about the allergic to iodine, seafood, or any type of egg allergy. Then we will not give contrast dye. If still be required, then first we will give antihistamine and steroid drug, and then we will go for this contrast dye. Clear? Yes. मूव करें आगे, चलिए आगे. नेक्स्ट है हिस्टेरिया. याद हो गया हिस्टेरिया, नहीं हुआ? वेरी गुड, याद करना है. बाकी सर और बताएंगे कुछ नया एग्जांपल. मेरे पास तो ये पुराना ही था. आई डोंट नो, मैंने बताना पढ़ाना बंद कर दिया तो अब नया कुछ याद नहीं मुझे, पुराना ही याद है. सास बहू तो अलग है, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन. सास बहू इज ए रिएक्शन, जानते हो रिएक्शन फॉर्मेशन. There are two types of condition in our life. One is sublimation and second one is reaction formation. In reaction formation, person will change the behavior for temporary. In sublimation, person will change the behavior permanently. This is only difference. And the example for this reaction formation is the सास बहू जो आप कह रहे हो. It is a very common relationship जो आप जानते हैं, and a very common thing which is known as fight present in between the सास and बहू. जब घर में दोनों ही है तो महाभारत तैयार है. सास बोल रही है खाना बना, और मैं क्यों बनाऊंगी, आप बनाओ. दोनों में क्या हो रहा है, फाइट. ऐसे घर में सोफा लगा हुआ है सेंटर में, इधर सास इधर बहू, खाना बना मैं नहीं बनाऊंगी, दोनों बेटे सोफे वैसे. सडनली क्या होता है, सास सिटिंग हियर, बहू इधर बराबर लेवल पे ऐसे, इक्वालिटी का राइट्स है, मैं नीचे क्यों बैठूं. सडनली क्या होता है, द पर्सन इज कमिंग, घर में आ रहा है कोई पर्सन, और पता चला कि मामा जी आ रहे हैं, सास के भाई और बहू के मामा जी जो भी ससुर जी जो से भी है वो आ रहे हैं. जैसे ही पता चला, नाउ सी द रिएक्शन ऑफ बोथ लेडीज. सास जो है वो ऐसे अपने बैठती है और बहू तुरंत नीचे पैर दबाना स्टार्ट. सो मामा जी जो एंटर कर रहे घर में, मामा जी घर में आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये बहू सास के पैर दबाए, उनको लगा किसी गलत घर में आ गया, वापस चले गए. बाद में उन्होंने बुलाया, आओ मम्मी. नाउ मामा जी आए, बिठाया उनको. बहू बोलती है मम्मी जी आप बैठो, मैं चाय बनाती हूँ. वो मम्मी जी हो गए अभी तुरंत, वो चाय बनाती, नाश्ता लेके आती है, खिलाती है, सब कुछ हुआ, ठीक हो गया. मामा जी वापस रवाना. जैसे ही मामा जी का गाड़ी निकला, फिर से जो बहू ऐसे थी वो तुरंत, मैं खाना नहीं बनाऊंगी. सो दिस इज नॉन एज reaction formation when you are changing emotions or your behavior temporarily in front of others only. रियल में तो आप दोनों क्या हो, बहुत बुरे हो, लेकिन दूसरों के सामने आप क्या बन रहे हो, अच्छा. इसको हम क्या बोलते हैं, a very common example in your life is college or school example is your principal and you, or your in charge, ward in charge, जो भी होता है. in your ward in charge no one likes the in charge, किसी कोई लाइक नहीं करता. छुट्टी नहीं तो होता है, जब आप सामने होते हैं इंचार्ज बोलते हैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, यस मैम, यस मैम, मैडम जैसे ऐसे घूमती है मौत बहुत. सो दिस इज नॉन एज, अरे थोड़ा सर पढ़ाएंगे. नेक्स्ट हमें वो साइकेट्रिक, मैं साइकेट्रिक बोलना चाहता हूँ, भूल गया आदि, तो थोड़ी बहुत बची है, उसको भी बुला देंगे. अभी इस पे आ जाओ आप लोग. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वेरीफाई एलर्जीज एंड renal function prior to administration, because we know that the dye is a type of drug which can cause renal failure. It's a highly toxic for kidney, and before giving dye you should go for a renal function test as well as any type of allergy to the patient confirm करना है. अगर नहीं है तो ही आपको ये ड्रग पेशेंट को प्रोवाइड करनी है. Instruct the client that they will need to lie still during the procedure. तो सोना ही है लंबे टाइम तक. क्लियर? वो करें, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना उसको कुछ अलग अलग तरीके से डिस्कवर, कुछ नई डिस्कवरी करके ट्राई करके कोशिश करो, तभी तो मजा आएगा ना पढ़ने का. सेम ही रटते रहते हो सुबह से शाम तक, तो फिर आपको भी लगता है क्या कर रहा हूँ मैं, इस दुनिया में यही कराया था क्या मैं. तो उसमें कुछ और, कुछ मिर्च मसाला डालो तो मजा आएगा, आपको भी कुछ लगेगा. तो ये ऐसे कोई नहीं बैठता है, वो हम ही बना रहे हैं ऐसे है ना. कौन सास ऐसे बैठेगी पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा किसी सास बहू को ऐसे बैठते, या बेटा होगा लड़ते होंगे, फैक्ट है लड़ते होंगे, बट सब इमेजिनेशन है.
आप भी इमेजिनेशन करो, कुछ आइडियाज डालो अपने अपने, और उससे उसको कुछ अलग तरीके से याद कोशिश करो, तो वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। लास्ट फ्रॉम 6 ईयर मैंने नहीं पढ़ा साइकेट्रिक, लेकिन कोई भी टर्म या कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे पता नहीं होगा, क्योंकि उसको जो पढ़ाया था या पढ़ा था वो कुछ अलग तरीके से पढ़ा था, वो अभी भी है इधर प्रेजेंट रहेगा, वो नहीं भूलेंगे। तो आपको भी कुछ ऐसे ही तरीके लाने हैं ताकि एग्जाम के लिए वो क्या रहे, लंबे टाइम तक याद रहे, लंबे टाइम तक प्रेजेंट रहे। यस, चलिए आगे। नेक्स्ट, पोस्ट प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर। सो अगर डाई दिया है तो फ्लूइड देना है। द क्लाइंट में रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटीज, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड एक्सपेक्ट डायलिसिस इफ द कॉन्ट्रास्ट डाई इज यूज्ड। अगर कॉन्ट्रास्ट डाई दिया है तो आपको क्या देना है, फ्लूइड देना है, ताकि जल्दी से जल्दी डाई क्या हो जाए, बॉडी से आउट हो जाए। द नेक्स्ट इज, कल किसी ने मुझे पूछा था किसका स्ट्रक्चर, बेसल गैंग्लिया पूछा था, कौन सा स्ट्रक्चर पूछा था? अरे कौन थे, नहीं है आज कोई? कल किसी ने बोला था सर ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, है कोई? बेसल गैंग्लिया बोला था या क्या बोला था, पता नहीं है, किसने पूछा था? कोई नहीं है, आप नहीं थे, हैं? आप नहीं थे, मुझे जब मैं जा रहा था तब बाहर पूछा था, तो चलो कोई नहीं, आज नहीं आए होंगे शायद, ऑनलाइन नहीं, यहीं पे पूछा था कल। नेक्स्ट मूव करें। द नेक्स्ट वन इज द सेरिब्रल। द नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज द सेरिब्रल एंजियोग्राफी। व्हाट इज एंजियोग्राफी? स्टडी ऑफ आर्टरीज। द वेसल विल सप्लाई ब्लड टू द व्हाटएवर ऑर्गन, जिसकी भी ऑर्गन की सप्लाई कर रहा है उसकी एंजियोग्राफी बोलेंगे। ब्रेन को सप्लाई करा तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी, हार्ट को सप्लाई करा तो कार्डियो एंजियोग्राफी या हार्ट की एंजियोग्राफी, अदर की करेंगे लाइक किडनी की तो रीनल एंजियोग्राफी, लिवर में तो लिवर की एंजियोग्राफी। सो एंजियोग्राफी रिलेटेड टू दैट ऑर्गन जिसको वो ब्लड सप्लाई कर रही है। तो हमारे पास जो डिजीज, जो आज की कंडीशन है वो है सेरिब्रल, ब्रेन। कौन करता है ब्रेन को ब्लड सप्लाई? व्हिच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन? सो द वर्टिब्रल आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो इन सेरिब्रल एंजियोग्राफी पर्सन इज गिवन ए कॉन्ट्रास्ट डाई, डाई देंगे। आफ्टर गिविंग डाई अंदर क्या डालेंगे? एंजियो मींस वेसल, ग्राफी मींस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे उनका। अंदर से हम गाइड वाइड डालेंगे और समटाइम्स स्कोप कैमरा भी डालते हैं बहुत बार, और विजुअलाइजेशन करते हैं, बाहर दिखाते हैं। सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज एंजियोग्राफी। इंजेक्शन ऑफ ए कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यूज्ड यूजली थ्रू द फीमोरल आर्टरी और अनदर आर्टरी। द मोस्ट कॉमन यूज आर्टरी, अगर आपसे कोई भी पूछे कि एंजियोग्राफी करने के लिए सबसे कॉमन आर्टरी हम कौन सी यूज करते हैं, फीमोरल, एंड द आंसर रीजन इज बिकॉज इट इज ए लार्जर आर्टरी कंपेयर टू अदर। डायमीटर जो होता है वो क्या होता है इसका, लार्ज होता है कंपेयर टू अदर आर्टरीज। सो यहाँ पे हमारा जो गाइड वायर या जो भी आपका स्कोप है कैथेटर है वो जाने में इजी रहेगा। इनटू द कैरोटिड आर्टरीज to visualize the cerebral arteries and access for lesion, कोई भी लीजन है, कोई भी ब्लॉकेज है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। so this procedure is known as cerebral angiography। एंजियोग्राफी का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग ए प्रोसीजर इन आवर arterial circulation, and arterial circulation is a dangerous circulation because the artery pressure is more high compared to vein। ब्लीडिंग स्टॉप होने में भी टाइम लगेगा, हायर चांस फॉर ब्लीडिंग, हेमेटोमा फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन। सो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। क्या बनेगा अभी देखते हैं आगे। सेरेब्रल एंजियोग्राफी वो करें। सो कल से डिजीज पोर्शन हम स्टार्ट कर देंगे, मतलब आज थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बाकी जो बचेगा वो कल से स्टार्ट हो जाएगा सिस्टमेटिकली। और ट्यूसडे के टेस्ट में आपको पढ़ के आना ही है? कल मॉर्निंग क्लास नहीं है, देयर विल बी नो क्लास इन द मॉर्निंग, योर क्लास विल बी सेम फ्रॉम 2:30 PM टू 7:30 PM टुमारो। करवा दें? फिर कौन पढ़ाएगा टुमारो? आई एम नॉट अवेलेबल, Ali sir is also not available, Ashok sir is also not available, only we have one person who is available, that is Ravi sir, and he will take the class in evening. So there is no other option to conduct the class in morning. We will plan to conduct a class in morning in on the Sunday by Sri sir in psychiatric class जो है मॉर्निंग में हम स्टार्ट करेंगे संडे से, तो संडे से हम करेंगे। यस, संडे परसों जो है तब, हाँ परसों तो मॉडल पेपर है, मींस फिर बाद में अगले प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन करेंगे जो भी है। यस, मंडे से मैं अवेलेबल रहूंगा, मंडे से हम करेंगे ऊपर सुबह वाली क्लासेस सारी। नेक्स्ट, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन। सो एज वी नो दैट in angiography the primary thing is person required a contrast dye, without dye angiography is not performed। and अगर आप डाई दे रहे हो तो पहली रिस्पांसिबिलिटी क्या है, चेक फॉर एलर्जी। विदाउट चेकिंग एलर्जी हम कभी भी पेशेंट में डाई प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, दिस एंजियोग्राफी इज ए इन्वेजिव प्रोसीजर। एंजियोग्राफी इज ए like MRI is not an invasive procedure, CT scan is not an invasive procedure, but this angiography is an invasive। we are going into the vein or so into the artery, artery के अंदर जा रहे हैं हम, कुछ भी हो सकता है। so it is an invasive procedure and whenever you are going for an invasive procedure you required
क्या रिक्वायर्ड होगा? इन्फॉर्म्ड कंसेंट. सो विदाउट कंसेंट कभी भी एंजियोग्राफी परफॉर्म नहीं करेंगे. सो यू रिक्वायर्ड फर्स्ट इज चेक फॉर एलर्जी, assess the client for allergy to iodine or sulfis, assess the renal function because dye can damage the kidney. So renal function check करना है. Assess for a medication history of very important anticoagulant. Patient taking any type of anticoagulant, अगर person कोई भी anticoagulant ले रहा है, that should be withhold before the procedure because anticoagulant क्या function anticoagulant का? Prevent the coagulation और clot formation. And अगर clot नहीं बनेगा तो patient में क्या होगा? Continuous bleeding हो सकता है. There will be a higher chance of developing hematoma or hemorrhage. So we should withhold the anticoagulant before the procedure. For how many days before the procedure? Procedure के कितने दिन पहले से आपको anticoagulant बंद कर देना है? 48, 1 week, 72 hours और कुछ? 1 week, 72 hours, 48 hours, एक दिन. So you should withhold the anticoagulant at least minimum 5 days before the procedure. कम से कम 5 दिन पहले आपको बंद करनी है minimum. Maximum तो कितने भी दिन आप बेस्ट है, बट मिनिमम कितना टाइम है? 5 days before the procedure. So the effect of anticoagulant will be completely finish in your body. इफेक्ट नहीं रहे और आपकी बॉडी में प्रॉपर कोगुलेशन फैक्टर प्रेजेंट रहे और ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई भी आफ्टर प्रोसीजर कोई ब्लीडिंग होने के चांसेस ना रहे. सो withhold the anticoagulant medication prior to the procedure as prescribed. Clear? Next. एंटीकोगुलेंट मैंने पढ़ा थे, ब्लड में पढ़ाए थे, हेपरिन, वार्फरिन पढ़े थे. नेक्स्ट. various type of cerebral angiography for the study of various type of cerebral arteries with the help of contrast dye. Next move करें आगे. Yes. Next is encourage hydration for 2 days before the test. जब हम बात करें बॉडी में फ्लूइड की हाइड्रेशन थेरेपी की बात करें तो फॉर द एंजियोग्राफी पेशेंट की बॉडी के अंदर किसी भी तरह कोई भी डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए. अगर डिहाइड्रेशन है तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे. पहला, बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम रहेगा, वेसल विल बी कॉन्स्ट्रिक्टेड, ब्लड वेसल्स क्या रहेगी? कॉन्स्ट्रिक्ट, एंड इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू पुट द कैथेटर इनटू द पेशेंट आर्टरीज. सो अगर फ्लूइड वॉल्यूम एडिक्वेट रहेगा तो वेसल विल बी dilated, that will help more better. Second thing, if your body is having dehydration, then kidney function will decrease or increase? Kidney function will decrease or increase? Function will decrease, reduced, and we are providing dye or contrast medium to the patient, and we required higher function of kidney, not the lower function of kidney. So if person will having adequate amount of body fluid, the kidney will working normally, and the contrast dye will be excreted out fastly. So person should be completely hydrated before the procedure, either through the oral fluid or either through the IV fluid. Next, maintain the client on NPO, nothing by mouth status for 4 to 6 hours before the test prescribed. So there are 2 types of conditions जो आपको याद रखनी है. Whenever you are going for any type of invasive procedure, invasive, this will be divided into 2 types. One is minor, second one is major. Minor means you are not going for any major surgical procedure or any type of surgical procedure. You are just going for a procedure which may be used for diagnostic purpose. Like this angiography, it is a type of diagnostic test. Biopsy procedure, you are going for taking a biopsy to the patient. Laryngoscopy, endoscopy, bronchoscopy, these all are diagnostic test, and this all tests are required sedation. So patient को sedate करना होगा, and when you are going for a sedation, you required NPO for the prevention of risk of aspiration. When procedure is minor, you should keep the patient for NPO for 4 to 6 hours. NPO, nil per oral, before procedure. And in major cases, you required NPO for not 12 hours. Who told you 12 hours? Minimum NPO is required for 6 to 8 hours of the before the procedure. 6 to 8 hours is the time period जिसमें आपको NPO मेंटेन करना है मेजर प्रोसीजर्स के अंदर. सो ये आप ध्यान रखेंगे. तभी तो मिडनाइट से हम खाना बंद करते हैं और सुबह 8-9 बजे 8 बजे सर्जरी होती है तो 8 घंटे हो जाते हैं. 12 बजे से 8 बजे तक 8 आवर्स. सो 6 to 8 आवर्स का आपको मेजर में, और अगर माइनर है तो 4 to 6 आवर का आपका NPO रखना है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग NPO? आंसर इज टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, when patient are returning to you, आपके पास पेशेंट वापस आ जाएगा and you are going to break the patient NPO. Before giving any type of fluid or food to the patient, you should assess the patient. 2 things, one is gag reflex and second thing is the bowel sound or peristalsis, जो हम bowel sound से assess करेंगे. So bowel sound should be there as well as gag reflex present in the patient. If these 2 things are present, then patient को आप क्या करेंगे? Food जो है वो start कर देंगे. If after 12 hours of the procedure still patient is having absence of bowel sound, specifically in case of GI surgeries,
specifically in case of GI surgery. If the after bowel sound, after 12 hours, if the patient is not having bowel sound or peristalsis, it is an indication for paralytic ileus and immediately inform to doctor. Suspected chance हो सकते हैं, specifically in case of GI surgery, gastrointestinal surgery. Next, perform a neurological assessment which will serve as a baseline for post-procedure assessment. Whenever you are going for any invasive procedure, every time doctor will write the GCS of the patient. Every time person will write the GCS of the patient before procedure. So जब पेशेंट रिकवर होगा या आफ्टर सर्जरी वापस रिटर्न होगा तो यू मैच विद बेसलाइन डाटा कि पहले क्या था अब क्या है, बीपी पहले क्या था अब क्या है, हार्ट रेट कितना था, जीसीएस कितना था, एवरीथिंग विल मैच विद प्री ऑपरेटिव डाटा. सो यहाँ पे हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी कर रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू द ब्रेन and it may be possible during this procedure some part of the brain may get damaged, and if any part of the brain is damaged then consciousness level of the patient will reduce. आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट का वो पार्ट वर्क नहीं करेगा और उसकी वजह से उसका जो काम है वो बंद हो जाएगा और जीसीएस क्या होगा, डिक्रीज. सो कंपैरिजन के लिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा. सो आपको क्या करना है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना है, जीसीएस असेस करना है. क्लियर. नेक्स्ट, नेक्स्ट मूव करें, लिख लिया, इंपोर्टेंट है कि नहीं है. नेक्स्ट इज मार्क द पेरिफेरल पल्सेस. इंपोर्टेंट है कि नहीं है. स्पेसिफिकली इन दैट एरिया और स्पेसिफिकली बिलो दैट एरिया जहां से आपने क्या पुट किया है, कैथेटर इंसर्ट किया है, the site where the catheter is inserted, below that area you should assess the peripheral pulses. If peripheral pulses are absent, it is an indication that patient is having any type of hematoma or any type of this occlusion is there in the artery. So आपको हमेशा peripheral pulses assess करनी है. Like catheter is entered through the femoral artery, अगर femoral से यहाँ से पुट किया है और इसको अंदर डाला है, so below this area जो ये vessel है यहाँ से catheter डाल दिया तो हो सकता है यहाँ पे hematoma बनने से lower part में blood supply क्या हो गई है, stop. You should assess the pulses at the last part, जो last lower part है वहां पे assess करना है. अगर hand से डाला तो last part यहाँ पे assess करें और अगर foot से femoral डाला तो नीचे से आप assess करें. Peripheral pulses should be present after the procedure. If it is absent then immediately inform to the doctor. Next, remove metal items from the hair. अगर बालों में कोई भी metal है तो वो आपके imaging को जब हम contrast dye देके radiological studies करेंगे तो वो metal भी उसमें visible होगा and it will impact your test result. तो उनको क्या करना है, आपको remove कर देना है. कोई भी clip या जो भी लगा हुआ है उनको हटा दें. Administer the pre-medication as prescribed. Before surgery, we will provide few medication like to prevent the risk of aspiration. We will go for anticholinergic drug. Yes, a very common drug which is used before surgery or before the procedure. That is atropine. Example is atropine sulfate is an anticholinergic drug 0.6 mg per ml. जो है ये ड्रग देते हैं हम पेशेंट को atropine sulfate. As well as because of that procedure, every patient will have an anxiety. अगर आपको भी कुछ बात भले you are a medical person and you know everything, even you not know everything, you know more than normal. सारे जानते हो आप लोग, आपको ये भी पता है ये करने से ये कट सकती है और ऐसा भी हो सकता है, पैरालिटिक इलनेस भी हो सकता है, ये सब जानते हो. बाकी को क्या पता है, बाकी को जो बताते हैं वही पता होता है. सो जब आप सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जाएंगे तो यू हैव सो मच एंजाइटी इन योर माइंड. बहुत सारी क्या होती है, एंजाइटी, बड़ी एंजाइटी को वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा होती है. सो टू रिलीव दैट एंजाइटी, as a nurse your responsibility is you should explain the patient procedure in detailed very well, provide reassurance and provide the anti anxiety medication. देते हैं पेशेंट को, रात को एल्प्रेक्स दे देते हो, दिया एल्प्रेक्स 0.25 mg लेके सो जाओ, सुबह सर्जरी में मिलेंगे. सो एल्प्रेक्स इज एन एल्प्राजोलाम. Alprazolam, LAM, lam is an benzodiazepam. Benzodiazepam is an anti-anxiety. It will reduce your anxiety. So anti-anxiety आप क्या दे देंगे पेशेंट को, atropine as a anticholinergic, anti-anxiety, alprazolam, midazolam, clorazepam, etizepam, nitizepam, जो भी देनी है दे दो. Next, देख लिया. Okay, the next post procedure after. Okay, the next post procedure after the procedure angiography होने के बाद में क्या करेंगे. So after the procedure, monitor the neurological status, match with pre-operative, vital sign of bleeding and neurovascular status of the affected extremities frequently until stable. Monitor for the swelling in the neck and for difficulty in swallowing. Notify a healthcare provider if these symptoms occur. क्या indicate कर रहा है? Swelling in the neck and difficulty in swallowing is an indication for, यहाँ swelling हो गई, सूजन आ गई, एंजियोग्राफी किया और यहाँ पे क्या आ गई, स्वेलिंग आ गई. अब क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे बताओ, कुछ तो हेल्प करो, लिखना बाद में.
है? What is the cause for this swelling? आर्टरी फूट गई है, आर्टरी रप्चर हो गई यहाँ से, इसलिए ब्लड भर गया। और कुछ? यस, क्या होगा फिर? यू आर पुटिंग ए कैथेटर फ्रॉम हियर, फीमोरल से जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा इधर जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा सीधा, यहाँ तक हम कॉन्ट्रास्ट डाई देंगे, जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? मॉनिटर फॉर स्वेलिंग इन द नेक एंड फॉर डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ दिस सिम्टम अकर्स। आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर रहे हैं, इट मीन समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक, कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी डॉक्टर को बता रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या है और क्यों है? कल मैंने कुछ बोला था पढ़ने के लिए, क्या बोला था कल? कुछ तो बताया था मैंने, भूल गया मैं भी, पता नहीं क्या था। इसमें बताओ क्या है? स्वेलिंग इन द नेक लिख लिया? अब तो लिख लिया होगा, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, आप लिख लो एक बार, सब लिखे ही जाएगा। हाँ, लिखो फिर, नहीं ला तो क्योंकि बाकी रुकने वाले नहीं है, इनको पता है हम लिखेंगे तभी बता देंगे। So in post-operative period, you should assess the patient for first is all the vital sign and everything जो आपके पेशेंट के स्टेटस को इंडिकेट करता है. The second very important is monitor for swelling in neck. So we know that neck is the most important part in our body. हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? नेक होता है. Yes or no? Why? The most important thing is this neck is having an area which is known as cervical. More than the cervical area is having a nerve which is known as pharynx. ये भी पता है आपको. And more important is this pharynx is supplying to diaphragm. And more important is this diaphragm is a respiratory muscle and it is provide the respiration to you. Respiration कौन देता है? Diaphragms. इतना सारा है. So if person is having swelling in the neck, मैं पहले आपको बता रहा हूँ उससे क्या हो सकता है, वो रीजन मैं अभी बताऊंगा इसके बाद. पहले if person is having swelling in the neck, that is an indication that maybe possible person may have this problem. अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आगे जाके क्या हो सकता है? ये प्रॉब्लम हो सकती है. पेशेंट में है दिस प्रॉब्लम लेटर ऑन. सेकंड थिंग, this difficulty in swallowing, this is known as dysphagia. Difficulty in swallowing which is dysphagia. It is an indication like this is a trachea, इधर एक साइड ट्रेकिया, एक साइड आपका इसोफेगस. जब भी स्वेलिंग की हम बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, सो इसोफेगस जो आपका एंट्री पॉइंट है यहाँ पे, हाँ मैं इधर मोर क्लियरली बनाता हूँ. Here we have a lip-like structure, जानते हो? It is a lip-like structure. This is known as epiglottis. So most of the time, whenever you are going for swallowing, this epiglottis cover the glottis, opening of the trachea, उसको कवर कर देता है, और उसकी वजह से कभी भी आपको रिस्क ऑफ एस्पिरेशन नहीं होगा. बट swallowing डिफिकल्टी हो रही है कहीं ना कहीं. इन दैट सिचुएशन दिस फूड पाइप इज नेरो. फूड पाइप में क्या हो रखा है? नेरो हो रखा. नेरो होने का रीजन क्या है? स्वेलिंग. जो स्वेलिंग हो रही है वो क्या कर रही है? उसको कंप्रेस करे नेरो कर रही है. सो ये तो इसके आउटकम हो सकते हैं, पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से. अब ये स्वेलिंग होने का रीजन क्या है? तो इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं. फर्स्ट थिंग, ड्यूरिंग सर्जरी वी आर गिविंग सेडेशन टू द पेशेंट. यस, एंड आफ्टर गिविंग सेडेशन in our body few things like your extremities, हाथ और पैर, and your head are completely free. पर्सन का हाथ जो है, अगर आप उसको उल्टा करें ऐसे हो गया तो ऐसे पूरा घूम जाएगा 360 डिग्री पे, टूट भी जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा. पेशेंट को पता कब चलेगा कि मेरा शोल्डर डिसलोकेट कर दिया इन्होंने? कब किया? जब शिफ्ट कर देता, उल्टा कर देता, सीधा करता. नेक, नेक में कभी भी इंजरी हो सकती है आफ्टर सेडेशन. इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल, हमने लिखा भी था. एंड नेक ऐसे गिरेगा, आप जब उठाओगे ऐसे तुरंत जाएगा सीधा, और इंजरी होने के चांसेस हाईएस्ट होते हैं. सो इट इज एन इंडिकेशन दैट ए पेशेंट इज हैविंग स्वेलिंग, इट मींस देयर विल बी सम टाइप ऑफ इंजरी व्हिच इज अकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर. एंड उसी के लिए हमें ऑब्जर्व करना है कि कहीं सर्वाइकल इंजरी तो नहीं हुआ है, बोन फ्रैक्चर या ऐसा तो कोई इंजरी नहीं हुआ है. सो उस वजह से आपको इंपॉर्टेंट डॉक्टर को क्या करना है? इन्फॉर्म करना है कि आप चेक कर ले, ऐसा तो नहीं हो कि यहाँ इंजरी हो गया बाद में पैनिक कट गया तो पेशेंट ऊपर. क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मेंटेन बेड रेस्ट फॉर 12 आवर्स एज प्रिस्क्राइब्ड. व्हाई? 12 घंटे तक क्यों रेस्ट करना? व्हाई पेशेंट रिक्वायर्ड बेड रेस्ट फॉर 12 आवर्स? शेडेशन दिया इसलिए है. As we know that we put a catheter or stent into the artery, femoral artery or some other arteries, and arterial blood supply take time to form clot and that coagulation process everything. उसमें टाइम लगेगा. वेन में ब्लीडिंग स्टॉप होने में इजी हो जाता है, आर्टरी में टाइम ज्यादा लगता है. मेजर आर्टरी है तो फिर बहुत इश्यूज है, आपको टाइट बैंडेजिंग, प्रेशर ड्रेसिंग, सैंड बैग, एवरीथिंग आपको पुट करने होंगे. सो वी रिक्वायर्ड इमोबिलाइजेशन फॉर दैट एक्सट्रीमिटीज. अगर आपने उसको बार बार मूव किया तो जो भी क्लॉट बनेगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. वट एवर क्लॉट इज देयर ड्यू टू द मूवमेंट इट विल ब्रोकन डाउन एंड पेशेंट विल स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम दैट एरिया. सो इसको प्रिवेंट करने के लिए, कोagulation में हेल्प करने के लिए मोबिलिटी को क्या करना है? आपको लिमिटेड करना है. उस फुट को मूव नहीं करते, सीधा रखते हैं ऐसे कैसा, जब तक 12 आवर्स जो हम बात करें यहाँ पे. नेक्स्ट, elevate the head of the bed 15 to 30 degree only if prescribed. Why not more than this 30 degree? You should not elevate the head more than 30 degree. If you elevate the head more than 30 degree,
So like this is the bed and here the patient. If you elevate the head more than 45 degree 30 degree, it will be like this. So this area will be bent. जहां पे ये joint है ये क्या होगा, bend होगा ऐसे. And because of the bending, the in जहां पे भी आपने वो put किया catheter, वहां पे क्या होगा, pressure होगा. And यहाँ से क्या start हो सकता है, bleeding. So to prevent risk of aspiration or for better respiration, we will elevate the head but not more than 30 degree. Elevate only 15 to 30 degree if ordered by doctor. Otherwise क्या रखना है patient को, supine. Keep the bed लिखा हुआ है. Keep the bed as prescribed if the femoral artery is used. जितना आप हेड का बेड अप करेंगे उतना ही ज्यादा आर्टरी से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे. If you elevate the head of the bed, it will cause more and more chances of bleeding, specifically in femoral artery. So क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि a patient is performed cerebral angiography through the femoral artery, which of the following position is the best one? So supine, low Fowler, middle or high Fowler or something else. The answer should be supine. Flat position should be given to the patient is the first priority. Yes. Next. असेस पेरिफेरल वापस आ गया वही सेम. पल्स तो असेस करनी है, प्री में भी करनी है, पोस्ट में भी करनी है आपको. वो करें. देख लिया. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अप्लाई द सैंडबैग. अभी बताया था मैंने. सैंडबैग, व्हाट इज सैंडबैग? सैंडबैग इज अ बैग व्हिच हैविंग सैंड. सैंड मींस रेत. पहले होता है रेत भरा हुआ बैग आता है. इट्स अ प्रेशर बैग. आजकल तो मल्टीपल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस और लिक्विड आते हैं यार, अवेलेबल होते हैं, जेलीज और मल्टीपल थिंग्स. उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं. बट इन प्रीवियस टाइम वी यूजिंग अ बैग, और बैग के अंदर क्या भरा होता था, जो आपका रेत है वो भर देते हैं हम उसमें. सो सैंडबैग. अप्लाई द सैंडबैग और अदर डिवाइसेस टू इमोबिलाइज द लिम्ब एंड प्रेशर ड्रेसिंग टू द इंजेक्शन साइट टू डिक्रीज द ब्लीडिंग एज अ प्रिस्क्राइब्ड. ब्लीडिंग को डिक्रीज करने के लिए आपको साइट पे क्या रखना है, प्रेशर. और उसके लिए हम इमोबिलाइजेशन करेंगे, सैंडबैग अप्लाई करेंगे, और अदर कोई भी डिवाइस जो प्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं हॉस्पिटल में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, place ice on the puncture site as prescribed. Ice is a type of cold application. It's a type of cold application, and when you are applying a cold application, this cold application will constrict that area. Constrict करेगा, and constriction lead to decrease the opening, decrease blood supply to that area, decrease chance of bleeding, decrease chance of hematoma. So that's why you should apply the ice and increase fluid intake. जो भी डाई दिया है उसको बॉडी से आउट करने के लिए आपको पेशेंट को क्या देना है, इनटेक, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है, आइदर आईवी फ्लूइड और आइदर ओरल फ्लूइड. So this is clear now. I think this is clear. एक टेस्ट बचता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, EEG. जानते हो? अभी हेडिंग नहीं लिखना है, क्या पता इसमें कुछ और हो. नेक्स्ट. नहीं लिखा. नेक्स्ट इज देन EEG, electroencephalography. As like in ECG, electrocardiography, we are monitoring the electrical activity in heart. जानते हो? कार्डियक मॉनिटरिंग हम करते हैं, जानते हो? There is a question which I will ask you from the ECG. ये लिख लिया? I think सर ने recently पढ़ाया होगा. पढ़ा है? So a very common procedure which we are performing in cardiac patients, that is ECG, and more clearly it is 12 lead ECG. Better is 12 lead ECG. जानते हो? ये लिख लिया? बता दें? So in ECG procedure, I'm not teaching you ECG, sir will teach you more better than me. So in ECG, the ECG is known as 12 lead ECG. Why it is known as 12 lead ECG? It means there may be some other type of ECG which having less number or more number, तभी तो इसका नाम 12 lead रखा है. Yes. So there is another type of ECG which is known as 5 lead ECG. सुना है? 5 lead नहीं सुना? कार्डियक मॉनिटर में कितनी लीड होती है? 5 ही तो लीड होती है. 5 लीड होती है, 2 नीचे 2 ऊपर, एक इधर, 5. That is 5 lead ECG. But more clearly कौन सी है? 12 lead ECG. Now my first question is, the total number of lead in this ECG is, कितने नंबर होते हैं? 10. Total lead होती है 10. Okay. If there are only 10 leads, then why it is known as 12 lead ECG? Number of leads are 10. मुझे नहीं पता कितने आप बता रहे हो, वो लिखा मैंने अभी तक. मुझे तो जो आपने बोला वो लिखा है, बट मेरा क्वेश्चन क्या है कि if it is 12 lead ECG and you are saying कि only 10 leads are there, then why it is known as 12 lead ECG? है? क्या करता है? 10 ही होती है, 12 तो नहीं होती, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है? इवन एक तो सर न्यूट्रल होती है, बची 9 ही, और तो 9 ही होती है वैसे देखा जाए तो. फिर आपके अकॉर्डिंग तो क्या है बताओ?
So the meaning of this 12 lead ECG is not related to lead. You should clear your concept. It is the 12 lead ECG which measure the electrical activity of heart. It is measure the electrical activity of heart with 12 direction. ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की होती है उसको 12 डायरेक्शन से ऑब्जर्व करती है. लाइक इफ दिस इज द हार्ट, अगर ये हार्ट है, सो इट विल take the electrical activity of this heart from 12 direction, like 1 2 3 4 5 6 different directions are there. So कितने डायरेक्शन से बनाती है? 12 डायरेक्शन से. That's why it is known as 12 lead ECG. लीड तो कितनी होती है? 10 ही होती है, और उसमें भी एक न्यूट्रल होती है, वो नहीं भी हो तो चलेगा. So the next question, 12 डायरेक्शन कैसे बनेगा सर? ये लो भाई साहब बना देते हैं अभी. ये है so ये थोड़ा टेढ़ा हो गया. No issue. Here we have the beautiful. So we will put leads. The leads are, जो हम टोटल लीड लगाते हैं, चेस्ट लीड होती है जिसको हम बोलते हैं 6. चेस्ट इज C for chest, and 1 2 3 4 5 6. So C1 C2 C3 C4 C5 and C6. These are the 6 जो हम बात कर रहे हैं. So we will start with C1. This is the first one. C2 C3 C4 C5 and C6. Location of the lead is around the heart, not on the heart or जहां पे भी जो भी है, समझ रहे हो आप लोग? It is around the heart. Next thing, we have the limb, and limb की लीड होती है. These are 4, 4 होती है. इसके अंदर जो हम लगाते हैं, one lead will be this side, this side, this side and this side. But there is a one lead which is known as neutral. Which one is neutral? Right left लिखो मैं इधर. This is the right, this is the left. So which lead is neutral? This is the neutral. इसका कोई रोल नहीं है, पर इसका न्यूट्रल, जैसे लाइट के अंदर दो होता है, एक फेज और न्यूट्रल. वो न्यूट्रल का कोई काम नहीं है, पर वो नहीं होगा तो लाइट भी नहीं आएगी. सो ये भी चाहिए होगा, बट इसका रोल नहीं है. नाउ दिस इज द 1, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3, थर्ड. ये मैंने थोड़ा बनाया जो है भाई साहब को थोड़ा अलग तरीके से बनाया, इसलिए अलग बन रहा है, पर एक ट्रायंगल जो मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, दिस इज नॉन एज ए ट्रायंगुलर. जानते हो दिस ट्रायंगुलर इज नॉन एज, क्या बोलते हैं, कुछ नाम होता है इसका, तो पता नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या होता है. So there is an imaginary lining in between your two hands and in your left leg limb जो होती है, इन तीनों के बीच में एक अपन अगर ट्रायंगुलर बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लियरली बताओ. इथो, इथोवन, पता नहीं क्या बोल रहे हो, स्पेलिंग बताओ. चलो मैं लिखता हूँ, EITHOVEN. वेरी गुड. ये गलत स्पेलिंग है, घर जाके आ जाते हैं, पता नहीं, कुछ भी लिखना है? लिखेगा, किसी से पूछा क्या है? तो उसने बोला सर आपने गलत लिखा. क्या बोला? गलत लिखा. मैंने क्या गलत लिखा? तो आपने छोले तो सही लिखा, भटूरे गलत लिखा. सो पता नहीं है क्या बना दिया. यही है, जो भी इथोवेन. सो इथोवेन ट्रायंगुलर होता है. जो इमेजिनरी लाइनिंग जो आप देख रहे हैं, दो लिम्ब, दो आपकी लिम्ब और एक आपका जो पैर वाला है पार्ट, तीनों को मिलाने से जो ट्रायंगुलर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? इथोवेन ट्रायंगुलर. ये क्वेश्चन एक दो बार आया कि ये कहां पे होता है, तो आंसर क्या होगा? ड्यूरिंग ईसीजी मॉनिटरिंग जो हम करते हैं तब एक इमेजिनरी ऐसे बनता है. ये नाउ दीज आर द 6 लीड, और ये 6 डायरेक्शन हो गई आपकी. एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, 6 डायरेक्शन हो गई. 6 तो यहाँ हो गई. ये एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा. टोटल इज 9. नाउ जो ये ट्रायंगल बना, ये एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 3. एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, टोटल 6. और 6 लीड आपके पास. टोटल कितने डायरेक्शन हो गई? 12. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 12 लीड ईसीजी. Rest things I will teach you in more detail, more better. हाँ, तो हमारा काम हो गया. हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट पार्ट, जो हम इसके बारे में हम बात करते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे. सर ईसीजी पढ़ाएंगे, पर हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी. Whenever you are going for an EEG, the loads of leads are there. I don't know कितनी होती है, और आपको भी याद नहीं रखनी है. Even the technician or the person who is performing EEG also not know कि कितनी लीड लगाई उसने और कितनी होती है. And there is no location exact कहाँ लगानी है. छोटी छोटी पिन होती है, उनको चुभो तो पूरे सिर पे, जहां भी लगाओगे वहां से वो ब्रेन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा, मेजर करेगा. द हेड शुड बी कंप्लीटली कवर्ड. ये प्राइमरी होता है. उसमें ईसीजी की तरह से 12 9 लीड नहीं, 10 लीड नहीं है जो लोकेशन होती है. बहुत सारी लीड होती है, पूरे हेड को क्या करना है? कवर करना है. सो इट इज अ नॉन इन्वेजिव graphic recording of the electrical activity of the superficial layer of the cerebral cortex. What is the best use of EEG in which disease?
So it will be more clearly used in the seizure activity because seizure is an abnormal electrical activity of the brain and it is a test which use assessment of electrical activity. So सबसे best अगर ये test use होता है तो किसमें होता है? Seizure के अंदर. Next वो करें. मॉडल पेपर कितने बजे हुआ था लास्ट टाइम? 10:30. So 10:30 we have 100 MCQ. It will be 90 minutes. Yes. So 11 and 12. Then उसके बाद तो कुछ काम है ही नहीं क्योंकि ओमार तो आपको चेक ही नहीं करनी है. ओमार will be checked by the machine. तो आप तो फ्री हो जाओगे 12 बजे. 12 to 2:30 तक. ब्रेक. ब्रेक होता है. आंसर में नहीं लगाने क्योंकि आंसर सोल्व कराएंगे तब लगाएंगे. Yes. चलो कोई नहीं. आओ आप 11:30 10:30 जो भी टाइम है आपका. नेक्स्ट प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन. ईजी में क्या करना है? So easy not an invasive procedure, so not required any major things. First is wash the client hairs. So electrode जो है that will be जो लगाएंगे आप तो ज्यादा बेटर है, चिपकने में उनको easy रहेगा. Next is inform the client that electrodes are attached to the head and that electricity does not enter the head. भाई पेशेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जब आप नाम बोलोगे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, बाकी उसको समझ आएगा नहीं आए पर इलेक्ट्रो जरूर आएगा, उसको समझ है करंट, वो समझेगा ईसीटी लगाने जा रहे हैं अभी. So it is not an ECT, it is an electroencephalography and it will not give you any type of shock. It just observe the electrical activity of brain. ये अंदर की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा, ये देगा नहीं. So इसमें कोई इश्यू आपको होने वाला नहीं है, समझाना है, उसकी एंजाइटी को कम करना है. इधर ही है, डोंट वरी, कहीं नहीं जाएगा. वो करे. तो तैयारी अपने डीएसएसबी के लिए अच्छी रखे. 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट है, मतलब आपके 150 एमसीक्यू आएंगे अकॉर्डिंग टू, मुझे लगता है ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग. यस, नहीं आएंगे 200 आएंगे. 200 एमसीक्यू विल नॉट बी कंप्लीटेड इन 2 आवर्स. कोई नहीं कर सकता है ना. तो 200 नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट लिख लिया. अगर पेटेंट को चाहते हैं तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट ब्रेन को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, लाइक द कैफीन or any other type of stimulants like tea, caffeine beverages, antidepressant, tranquilizer and possibly anti-seizure medication for 24 to 48 hours before the test is prescribed. As we know that we are going to assess the electrical activity of electrical activity of brain. If you are giving any type of stimulant drug, it will increase the brain activity and your result will be false. If you are giving any type of suppressive drug like anti-seizure drug, it will suppress the brain activity and result will again false. So these all drugs should be withheld before the 24 to 48 hours of the test. So ब्रेन के ऊपर इन ड्रग का कोई इंपैक्ट नहीं रहे और आपका टेस्ट बिल्कुल प्योरली ट्रू रहे, उसमें किसी तरह कोई फॉल्स रिजल्ट ना हो. अलाउ द क्लाइंट टू हैव, भाई ब्रेकफास्ट खाने में कोई इशू नहीं है क्योंकि ये कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है. प्री मेडिकेशन फॉर सेडेशन. सम टाइम पर्सन विल हैव एंजाइटी और स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट प्रोसीजर. सो उसको एंजाइटी को कम करने के लिए क्या देना है? सेडेटिव ड्रग. कौन सी देंगे? सेडेशन. So again we will give anti-anxiety drug. Anti-anxiety drug is a sedative drug. Sedation देती है, ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा तो नींद आ जाएगी, सो जाओगे, सेडेशन हो जाता है. नेक्स्ट लिख लिया. सो आज डाइजेस्टिव स्टार्ट कर दिया, लिख लिया. वो करें, लिखो लिखो. ये टेस्ट 2 दिन खराब करा दिया आपको. इसमें लिखने के लिए ज्यादा है, बाकी वैसे समझने के लिए थे सारे पॉइंट, लिखने का एक भी नहीं था. एज ए नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है पहले ही, मैं तो जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि आप ऐसा भी करते हो, ये भी करना है, बस आपको रिवीजन करना था, बस सबका सब आप वापस लिख रहे हो, सारा का सब. नेक्स्ट electroencephalography post procedure. As we know that we put the jelly जानते हो? Which type of jelly we use? Not water soluble, not lignocaine, not LOX. The types of jelly which we use, which that is known as the electroconductive jelly. Types of jelly is it's an electroconductive jelly.
द जेली विच हेल्प यू इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने नॉर्मल जेली यूज किया, जैसे आप ईसीजी करते हैं, इको करते हैं, यूएस करते हैं, वहां जेली लगाते हैं, वो जेली जो होती है वो नॉर्मल जेली नहीं होती, लिग्नोकेन या ऐसी जेली, दैट इज एन इलेक्ट्रो कंडक्टिव जेली। वही आपको अप्लाई करनी है, उससे कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करता है। नॉर्मल लगाया तो रिजल्ट आएगा ही नहीं वहां पे। सो विच जेली यू यूज? इलेक्ट्रो कंडक्टिव जेली। सेफ्टी प्रिकॉशन इफ क्लाइंट वाज सेडेटिव, अगर सेडेशन दिया तो ध्यान रखना है पेशेंट के गिर नहीं जाए। आई थिंक कर रही है यूएस करते हैं द जेली विच नेक्स्ट which type of jelly we use, which that is not the jelly which वो जेली क्रॉस करता है। वास सेडेटिव, अगर सेडेशन दिया तो ध्यान रखना है पेशेंट के गिर नहीं जाए। आई थिंक दिस इज एंड ऑफ दिस टेस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है? सीएसएफ इज नॉट अ प्रोसीजर है। नेक्स्ट, सो ये तो एनालिसिस तो बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या लिखो आप? लंबर पंक्चर। बाद में एनालिसिस करेंगे जब निकलेगा, तब बाहर ही नहीं निकला पहले एनालिसिस। फर्स्ट इज लंबर पंक्चर। क्या है लंबर पंक्चर? एग्जाम में हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है लंबर पंक्चर का। लाइक रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था जो मैं पढ़ रहा था, जब मैं परसों बोला मैं क्वेश्चन बनाया था, पढ़ा था मैंने कि आफ्टर लंबर पंक्चर a 12 year child should be placed in which position, एंड उसमें ऑप्शंस थे, मल्टीपल ऑप्शन। इसमें ऐसे ना सुपाइन, प्लॉन, लेटरल ऐसे नहीं थे ऑप्शन। मैं इधर बनाया हुआ है, मैं बताता हूं भैया। सो क्वेश्चन सिंपल था, बस उसको थोड़ा टिपिकल बनाया आपके लिए। What is the best position to keep a 12-year-old child after a lumbar puncture to assess CSF? After a lumbar puncture to assess CSF, and option A, semi-fowler, so that the child can watch TV and be entertained. This is an option number A. Option number B, supine position for several hours so as to prevent a headache. Option number C, on her right side to prevent leak of CSF, and D, prone for 2 hours to prevent vomiting and aspiration. So क्वेश्चन इजी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और आंसर भी इजी है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट इधर उधर कर करके आपको थोड़ा एंजॉयमेंट देने के लिए हर कुछ डाला हुआ है। आंसर इज सुपाइन पोजीशन। A 12 year child, 12 साल का बच्चा है, वो सो सकता है। इफ अ चाइल्ड इज 1 year, 2 year और 5 year child, वो स्टिल नहीं सोएगा, वो लाई नहीं करेगा, लेकिन ये तो सोएगा। 12 year का बच्चा है, टीवी देखनी है तो सुपाइन भी देख लेगा। क्यों? उसकी हेड को अप करना है, बेड को ही अप कर दो, ऐसे पूरा कर सकते हैं, रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन। सो आंसर इज सुपाइन पोजीशन। बस इस तरह से कुछ ऑप्शंस देते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है? लंबर पंक्चर। इसमें है कि नहीं देखते हैं। हाँ इसमें है ना, लंबर पंक्चर। So this is the spinal cord. Spinal cord is ended at the L1 in adult, L2 in child. After this L1 level, this is the pyometer. This purple color is the pyometer. After we have the arachnoid meter. This will be last till the S2. Now, in between these two membrane, we have a liquid, a fluid which is known as cerebrospinal fluid. As our literature is saying that in adult, L1 is the level of spinal cord. We will left the L2 for the safety purpose कि हो सकता है spinal cord ऊपर नीचे हो. We will go in L3 and L4 for spinal puncture or lumbar puncture. So question is that why the person is punctured at L3 and L4 level? Purpose क्या है lumbar puncture करने का? पहला, what is the purpose of lumbar puncture? To collect CSF. CSF कहाँ है? In subarachnoid space, and it is from यहाँ से लेके यहाँ तक सब जगह है subarachnoid space. Yes or no? So question is why the L2 L3 and L4 is used? CSF तो कहीं से भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे जहां चाहो वहां से ले लो। Yes. So बिल्कुल there will be a problem, and the problem is that if you put the needle wrong, and if the needle is puncture the spinal cord or damage to the spinal cord, then the person will have loss of all the function below the injury. जहां पे इंजरी हुआ उसके below part के function क्या हो जाएंगे? Loss. The benefit of puncturing here, like this is the L2, then L3 and L4. Here you are puncturing the needle. If you are putting the needle more and more, यहाँ तक भी put के ऐसे भी डाल दिया, still there is no spinal cord here. यहाँ पे कोई spinal cord नहीं है, and no chance for any type of spinal injury. So the location for the lumbar puncture or the spinal anesthesia, same, दोनों के लिए location क्या है? Same है. So both are given in this same position, L3 and L4, and the main purpose is to prevent the spinal cord injury. In children
we know that level of the spinal cord is L2, so L3 will be as a safety छोड़ देंगे और उसके बाद हम किस पे जाएंगे, L4 and L5. So this is for adult, this is for child. Clear? Yes. One important thing जो multiple time exam में आता है वो आता है, when you are going for a lumbar puncture, the most important thing you should assess patient for increase ICP. Increase ICP. If the ICP intracranial pressure is increased, then lumbar puncture is 100% contraindicated. You cannot go for the lumbar puncture in patient with increased ICP, or cannot go for the spinal anesthesia in increased ICP. Why? What is the reason? So when you are going to puncture in the lumbar area with increased ICP, the needle will remove the CSF very fastly because of a high pressure. तो यहाँ CSF को क्या होगा, बहुत ही fastly out होगा, and जब CSF बहुत fast out होगा, then your CSF is present in your brain will try to move at lower side with the help of gravity. At the same time, your brain stem will also herniate in the lower part. नीचे की तरफ space खाली हो जाएगा, CSF नहीं है तो brain stem कहाँ आएगा, नीचे. And when brain stem is moving toward the lower side, it is very dangerous. When it is compressed, then your vital center will damaged or stop working and person will die. Death हो जाती है. So to prevent the brain stem herniation or to prevent the death, increased ICP is the condition in which lumbar puncture is 100% contraindicated. Clear? So these are the few basic points about this lumbar puncture. Insertion of a spinal needle through the L3 L4 interspace into the lumbar subarachnoid space to obtain CSF, to measure CSF fluid or pressure or instilled air, dye or medication. तो ये मेडिकल प्रोसेस के लिए, डायग्नोसिस के लिए या जो भी आपको ड्रग देनी है उन सब के लिए आप क्या कर सकते हैं, लंबर पंक्चर कर सकते हैं. The test is contraindicated in client with increased ICP because the procedure will cause a rapid decrease in the CSF around the spinal cord, leading to brain herniation, and that may lead to death in some cases. Clear? लंबर पंक्चर. नेक्स्ट आता है द पोजीशन. आपने पंक्चर करने के लिए तैयार कर दिया, ये साइट ले लिया आपने और आपको ये भी पता है कि यहाँ नहीं करना है. पोजीशन फॉर द लंबर पंक्चर. So when we are going for a lumbar puncture or spinal anesthesia, you need a C shape of vertebral column. Vertebral column को क्या करना है, C shape में bend करना है. When you are bending a vertebral column in C shape, होगा क्या उससे, these are the one vertebral column, this is the second vertebral column, they are like this, ऐसे होते हैं. जब हम इसको C shape में bend करेंगे तो they will open like this, ऐसे क्या हो जाएंगे, open हो जाएंगे, and you can easily put the needle, spinal needle into the patient subarachnoid space. So in space को open करने के लिए between vertebral column, to open the space हम क्या करेंगे, C shape position यहाँ provide करेंगे. क्लियर है? वो करें लंबर पंक्चर, लिख लिया. इसके बाद जो डिजीज है हम स्टार्ट करेंगे आईसीपी के साथ में. इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साथ आईसीपी है. देन इंजरीज, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज सारी पढ़ेंगे वन बाय वन. ये लिख लिया हो तो चले आगे. सीएसएफ आई थिंक पहले लिखवा दिया मैंने, सीएसएफ लिखवाया था. सीएसएफ उसका प्रेशर अमाउंट और लिखवाया था कहीं तो, जब आपको मैंने ये पढ़ाया था ब्रेन के एरियाज पढ़ाए थे तब सीएसएफ बताया था 150 ml 120 ml प्रोडक्शन पढ़ाया था तब. प्रेशर इज ग्लूकोज सब कुछ लिखा था वहां पे आई थिंक. हाँ तो वापस नहीं लिखना, फिर लिख लिया. एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि आफ्टर द लंबर पंक्चर पेशेंट इज इन द वार्ड जो है वहां पे आ गया है एंड यू गिवन द सुपाइन पोजीशन टू द पेशेंट एज इंडिकेटेड. नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट पेशेंट, स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट ऑफ दैट लंबर पंक्चर. क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है, यू ऑलरेडी गिवन द सुपाइन पोजीशन. उसके बाद पूछ रहा है अब क्या करोगे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, क्या करेंगे. व्हाट विल बी द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन. यस, हेडेक. Headache is wrong. Hypotension is also wrong. Hypotension is spinal anesthesia because of the effect of spinal. So when we are going for a lumbar puncture, just to remove a little bit amount of CSF, most of the time there will be no complication. Person will have no complication. But in some cases, person may have a complication which is known as headache, but it is not common.
बट इट इज ओनली a complication of lumbar puncture headache. अब इसको प्रिवेंट करने के लिए आपने पेशेंट को क्या दिया? सुपाइन पोजीशन दिया. स्टिल पेशेंट इज हैविंग हेडेक. व्हाट इज द कॉज फॉर दिस? सीएसएफ लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए तो सुपाइन पोजीशन दे दिया ना, लीक नहीं हो रहा है. We given the supine position, so there will be no leakage. Still patient is having headache. You are near to the answer. Just think about it. CSF? क्या CSF? हाइपोग्लाइसीमिया. क्यों पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में क्या हो, ऐसा क्या कर दिया हमने हाइपोग्लाइसीमिया हो गया? So the simple thing is, in case of spinal anesthesia, we are giving a drug to the patient. We are not removing any CSF. We are giving a drug to the patient. But in case of lumbar puncture, we are removing the CSF. आप क्या कर रहे हैं? CSF को remove कर रहे हैं. And because of the removal of the CSF, the amount of CSF in your brain and spinal cord will be decreased, and that decreased amount of CSF lead to headache even in supine position also. Even in supine position also, person may have the headache, and this is your responsibility to prevent this headache. The responsibility is you should increase the patient intake, oral intake or IV fluid should increase after lumbar puncture. This is very important. जो आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी यही था और बहुत बार पूछा जाता है, याद रहेगा. स्पाइनल में नहीं होगा. क्यों? स्पाइनल में हमने फ्लूइड रिमूव नहीं किया था. स्पाइनल में कब होगा? जब CSF बेंड करोगे, CSF लीक होगा, तब होगा. But in this condition, amount of the CSF we removed from the spinal cord. That's why person may have the chances of developing headache. Next, the procedure. Have the client empty the bladder. Important है कि नहीं है? It is important specifically to prevent your stress or your this workload. If you not empty the bladder of the patient, so during lumbar puncture you give the C shape of the spinal cord, so vertebral column. C shape करने के लिए patient क्या करेगा? ऐसे बैठेगा. And when you are sitting like this, all the pressure will be on your bladder, and if bladder is completely filled with urine, then your internal sphincter will say अब हमसे ना होगा. And actional is already, you know that it is an involuntary, it is involuntary, and when there will be high pressure, it will be open automatically, and your bed sheet and everything will be completely dirty, and you have to change it. Change करना पड़ेगा आपको. आपका bed making काम बढ़ गया, and आप पूरा complete उसको change कराएंगे तो आपका काम बढ़ेगा. So this is the reason. Second thing, sometimes it may be possible patient is trying to hold the urine. Pressure is increased on the bladder wall, but the patient is not passing the urine. It is because of शर्म आनी है. सेम शर्म आती है, यूरिन पास कर दिया, शर्म नहीं तेरे को, वो वाली शर्म. सो उससे होल्ड करा तो इट मे बी देयर विल बी अ चांस टू डैमेज टू द ब्लैडर म्यूकोसा. ब्लैडर को क्या हो सकता है? इंजरी हो सकता है. इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? क्या करना है? एम्प्टी करना है. द नेक्स्ट थिंग इज इंटरवेंशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर. आफ्टर प्रोसीजर से पहले ड्यूरिंग प्रोसीजर हम क्या करेंगे? तो पहला पोजीशन, कंसेंट चाहिए. पोजीशन द पेशेंट इन लेटरल रिकमेंड पोजीशन, आइदर लेटरल और आइदर इन सिटिंग. आपको बनाना क्या है? C shape, and have the client draw the knee up to the abdomen and in onto the chest. जो fetal attitude position होता है वैसा position देना है. The prone position may be required for radiologically guided punctures. अगर आपको normal puncture से CSF निकालना possible नहीं है, then we will go for a radiological puncture with the use of ultrasound. USG के साथ जाएंगे, so वहां पे आपको कोई इश्यू नहीं. आप USG से देखेंगे और सीधा puncture करेंगे, तो वहां पे कौन सी position देनी है? Prone. But normal remove करने के लिए position C shape position or lateral position with C shape or sitting position with C shape, fetal attitude position, Muslim prayer position, ये सारी position इसके example है. Assist with the collection of specimen. Maintain, very important, strict asepsis. As you know that you are directly working with the central nervous system, and अगर आप asepsis maintain नहीं करोगे तो there will be a higher chance for developing infection in your central nervous system, और वो सबसे important है. Patient will have the meningitis or encephalitis or any other infection in the brain. So उसको prevent करने के लिए 100% strict aseptic procedure, आपको पूरा ग्लव्स गाउन मास्क सारा पहन के फिर ये प्रोसीजर करना होता है. asepsis यहाँ पे पूरा मेंटेन करना है. क्लियर है? वो करें? यस. So lumbar puncture is a invasive procedure, and it is an invasive procedure in your central nervous system, directly in contact with the brain and spinal cord. So you should maintain a strict asepsis. Asepsis is the free from infection, that is asepsis. Next, लिख लिए तो वहां पे आई थी. हाँ तो आप L2, so L3 will be as a safety, छोड़ देंगे. Fixing the needle. If you are putting the needle more and more, यहाँ तक भी put कैसे भी डाल दिया, still there is no spinal cord here. यहाँ पे कोई spinal cord
So question is why the L2 sorry L3 and L4 is used. CSF तो कहीं से भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे जहां चाहो वहां से ले लो. Yes. So बिल्कुल there will be a problem, and the problem is that if you put the needle wrong, and if the needle is puncture the spinal cord or damage to the spinal cord, then the person will have loss of all the function below the injury. जहां पे इंजरी हुआ उसके below part के function क्या हो जाएंगे? Loss. The benefit of puncturing here, like this is the L2, then L3 and L4. Here you are puncturing the needle. If you are putting the needle more and more, यहाँ तक भी put कैसे भी डाल दिया, still there is no spinal cord here. यहाँ पे कोई spinal cord नहीं है, and no chance for any type of spinal injury. So the location for the lumbar puncture or the spinal anesthesia, same दोनों के लिए location क्या है? Same है. So both are given in this same position L3 and L4, and the main purpose is to prevent the spinal cord injury. In children, we know that level of the spinal cord is L2, so L3 will be as a safety छोड़ देंगे और उसके बाद हम किस पे जाएंगे? L4 and L5. So this is for adult, this is for child. Clear? Yes. One important thing जो multiple time exam में आता है वो आता है, when you are going for a lumbar puncture, the most important thing you should assess patient for increase ICP. Increase ICP. If the ICP intracranial pressure is increased, then lumbar puncture is 100% contraindicated. You cannot go for the lumbar puncture in patient with increased ICP, or cannot go for the spinal anesthesia in increased ICP. Why? What is the reason? So when you are going to puncture in the lumbar area with increased ICP, the needle will remove the CSF very fastly because of the high pressure. तो यहाँ CSF को क्या होगा, बहुत ही fastly out होगा, and जब CSF बहुत fast out होगा, then your CSF is present in your brain will try to move at the lower side with the help of gravity. At the same time, your brain stem will also herniate in the lower part. नीचे की तरफ space खाली हो जाएगा, CSF नहीं है तो brain stem कहाँ आएगा? नीचे. And when brain stem is moving toward the lower side, it is very dangerous. When it is compressed, then your vital center will damaged or stop working and person will die. Death हो जाती है. So to prevent the brainstem herniation or to prevent the death, increased ICP is the condition in which lumbar puncture is 100% contraindicated. Clear? So these are the few basic points about this lumbar puncture. Insertion of a spinal needle through the L3 L4 interspace into the lumbar subarachnoid space to obtain CSF, to measure CSF fluid or pressure or instilled air dye or medication. तो ये मेडिकल प्रोसेस के लिए, डायग्नोसिस के लिए, या जो भी आपको ड्रग देनी है उन सब के लिए आप क्या कर सकते हैं? लंबर पंक्चर कर सकते हैं. The test is contraindicated in clients with increased ICP because the procedure will cause a rapid decrease in the CSF around the spinal cord, leading to brain herniation, and that may lead to death in some cases. आता है द पोजीशन. आपने पंक्चर करने के लिए तैयार कर दिया, ये साइट ले लिया आपने, और आपको ये भी पता है कि यहाँ नहीं करना है. Position for the lumbar puncture. So when we are going for a lumbar puncture or spinal anesthesia, you need a C shape of vertebral column. Vertebral column को क्या करना है? C shape में bend करना है. When you are bending a vertebral column in C shape, होगा क्या उसे? These are the one vertebral column. This is the second vertebral column. They are like this. ऐसे होते हैं. जब हम इसको C shape में bend करेंगे तो they will open like this. ऐसे क्या हो जाएंगे? Open हो जाएंगे. And you can easily put the needle, spinal needle into the patient subarachnoid space. So in space को open करने के लिए between vertebral column, to open the space हम क्या करेंगे? C shape position यहाँ provide करेंगे. क्लियर है? वो करें लंबर पंक्चर लिख लिया. इसके बाद जो डिजीज है हम स्टार्ट करेंगे आईसीपी के साथ में. इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साथ आईसीपी है. देन इंजरीज, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज सारी पढ़ेंगे वन बाय वन. ये लिख लिया हो तो चले आगे. सीएसएफ आई थिंक पहले लिखवा दिया मैंने. सीएसएफ लिखवाया था. सीएसएफ उसका प्रेशर अमाउंट पर लिखवाया था कहीं तो, जब आपको मैंने ये पढ़ाया था ब्रेन के
एरियाज पढ़ाए थे तब, सीएसएफ बताया था 150 ml 120 ml, प्रोडक्शन पढ़ाया था तब, प्रेशर इज ग्लूकोज, सब कुछ लिखा है था वहां पे। हाँ तो वापस नहीं लिखना, फिर लिख लिया। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि आफ्टर द लंबर पंक्चर पेशेंट इज इन द वार्ड जो है वहां पे आ गया है, एंड यू गिवन द सुपाइन पोजीशन टू द पेशेंट एज इंडिकेटेड, नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट पेशेंट, स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट ऑफ दैट लंबर पंक्चर। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है, यू ऑलरेडी गिवन द सुपाइन पोजीशन, उसके बाद पूछ रहा है अब क्या करोगे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, क्या करेंगे, व्हाट विल बी द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन? यस, हेडेक, headache is wrong, hypotension is also wrong, hypotension is spinal anesthesia because of the effect of spinal. So when we are going for a lumbar puncture, just to remove a little bit amount of CSF, most of the time there will be no complication, person will have no complication, but in some cases person may have a complication which is known as headache, but it is not common, but it is only a complication of lumbar puncture, headache. अब इसको प्रिवेंट करने के लिए आपने पेशेंट को क्या दिया, सुपाइन पोजीशन दिया, स्टिल पेशेंट इज हैविंग हेडेक, व्हाट इज द कॉज फॉर दिस, सीएसएफ, लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए तो सुपाइन पोजीशन दे दिया ना, लीक नहीं हो रहा है, we given the supine position so there will be no leakage, still patient is having headache, you are near to the answer, just think about it. CSF, क्या CSF, हाइपोग्लाइसीमिया, क्यों पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में क्या हो, ऐसा क्या कर दिया हमने हाइपोग्लाइसीमिया हो गया? So the simple thing is, in case of spinal anesthesia we are giving a drug to the patient, we are not removing any CSF, we are giving a drug to the patient, but in case of lumbar puncture we are removing the CSF, आप क्या कर रहे हैं, CSF को remove कर रहे हैं, and because of the removal of the CSF the amount of CSF in your brain spinal cord will be decrease, and that decreased amount of CSF lead to headache even in supine position also, even in supine position also person may have the headache, and this is your responsibility to prevent this headache. The responsibility is you should increase the patient intake, oral intake or IV fluid should increase after lumbar puncture, this is very important, जो आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी यही था और बहुत बार पूछा जाता है, याद रहेगा। स्पाइनल में नहीं होगा, क्यों, स्पाइनल में हमने फ्लूइड रिमूव नहीं किया था, स्पाइनल में कब होगा, जब CSF बेंड करोगे CSF लीक होगा तब होगा, but in this condition amount of the CSF we removed from the spinal cord, that's why person may have the chances of developing headache. Next, pre-procedure, have the client empty the bladder, important है कि नहीं है, it is important to specifically to prevent your stress or your this workload, if you not empty the bladder of the patient, so during lumbar puncture you give the C shape of the spinal cord, so vertebral column C shape करने के लिए patient क्या करेगा, ऐसे बैठेगा, and when you are sitting like this all the pressure will be on your bladder, and if bladder is completely filled with urine then your internal sphincter will say अब हमसे ना होगा, and external is already you know that it is an involuntary, it is involuntary, and when there will be high pressure it will be open automatically and your bed sheet and everything will be completely dirty and you have to change it, change करना पड़ेगा आपको, आपका बेड मेकिंग काम बढ़ गया and आप पूरा कंप्लीट उसको चेंज कराएंगे तो आपका काम बढ़ेगा, so this is the reason. Second thing, sometime it may be possible patient is trying to hold the urine, pressure is increased on the bladder wall but the patient is not passing the urine, it is because of शर्म आनी है, सेम शर्म आती है, यूरिन पास कर दिया, शर्म नहीं तेरे को, वो वाली शर्म, सो उससे होल्ड करा तो इट मे बी देयर विल बी अ चांस टू डैमेज टू द ब्लैडर म्यूकोसा, ब्लैडर को क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, क्या करना है, एमडी करना है. द नेक्स्ट थिंग इज इंटरवेंशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर से पहले ड्यूरिंग प्रोसीजर हम क्या करेंगे, तो पहला पोजीशन कंसेंट चाहिए, पोजीशन द पेशेंट इन इंटरवेंशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर है, एमडी करना है. द नेक्स्ट थिंग इज intervention during the procedure after, the next thing is intervention during the procedure after procedure से पहले during procedure हम क्या करेंगे, तो पहला position consent चाहिए, position the patient in lateral recommend position, either lateral or either in sitting, आपको बनाना क्या है C shape, and have the client draw the knee up to the abdomen and in onto the chest, जो fetal attitude position होता है वैसा position देना है. The prone position may be required for radiologically guided punctures, अगर आपको नॉर्मल पंक्चर से सीएसएफ निकालना पॉसिबल नहीं है देन वी विल गो फॉर ए रेडियोलॉजिकल पंक्चर विद द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड, यूएसजी के साथ जाएंगे, सो वहां पे आपको कोई इश्यू नहीं, आप यूएसजी से देखेंगे और सीधा पंक्चर करेंगे, तो वहां पे कौन सी पोजीशन देनी है, प्रोन, बट नॉर्मल रिमूव करने के लिए पोजीशन सी शेप पोजीशन और लेटरल पोजीशन विद सी शेप और सीटिंग पोजीशन विद सी शेप, फीटल एटीट्यूड पोजीशन, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, ये सारी पोजीशन इसके एग्जांपल है.
assist with the collection of specimen, maintain, very important, strict asepsis. As you know that you are directly working with the central nervous system, and अगर आप asepsis maintain नहीं करोगे तो there will be a higher chance for developing infection in your central nervous system, और वो सबसे important है. Patient will have the meningitis or encephalitis or any other infection in the brain. So उसको prevent करने के लिए 100% strict aseptic procedure आपको पूरा ग्लव्स गाउन मास्क सारा पहन के फिर ये प्रोसीजर करना होता है. asepsis यहाँ पे पूरा मेंटेन करना है. Procedure in your central nervous system directly in contact with the brain and spinal cord, so you should maintain a strict asepsis. Asepsis is the free from infection, that is asepsis. Next, लिख लिए. इतना बिग खा के इतना बिग वाला कचरा इधर फेंका, इधर उधर नहीं, जब भी आप कुछ खाए पिए साथ घर पे. Next, which position is given to the patient? So monitor vital sign, neurological sign of the check for the presence of leakage of CSF, and also monitor for headache. So decrease in the consciousness and presence of headache is an indication that patient may have the leakage of CSF or decreased amount of CSF in nervous system. The next is position client flat as prescribed. Flat का मतलब supine. Supine. Encourage ये आ गया आपका. Encourage fluids to replace CSF obtained from the specimen collection or from leakage. Monitor intake and output. वो करे? Yes? नहीं, कल तो बोला मैंने कहाँ लिखना है? इधर लिखना है, माइंड में नहीं लिखना है, ब्रेन में लिखना है. माइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट और वो आपको इधर उधर लेके जाएगा, अभी ब्रेन यही रहेगा. वो करे, टाइम नहीं है और आज इसको कंप्लीट करना है. कल हम आईसीपी से ही स्टार्ट करेंगे इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साथ. सो टुमारो मंडे, मंडे से जब नेक्स्ट इज सीएसएफ एनालिसिस. लिखना नहीं है क्योंकि आपको मैंने पहले लिखा दिया. मैं दिखा रहा हूं पर लिखना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने मेंशन किया हुआ है. इंडिकेशन हमने अभी पढ़ लिया. क्या करना है सीएसएफ लेके? लाइक इन्फेक्शियस कंडीशन है जो आगे मैं लिखाऊंगा, वैसे ही उनको लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना है. बाकी क्या है? कंपोजिशन लिख ली ऑलरेडी आप लोगों ने पहले, ये सेम सारा ही लिखा है. और क्या है इसमें? कलर वलर सब लिखा है. लिखा है, ये लो कलर. कलर लिख के क्या करोगे? मैं डिजीज पढ़ाऊंगा तब आएगा वैसे ही. टर्बिड कलर, टर्बिड को बोलते हैं क्लाउडी कलर. टर्बिड मींस क्लाउडी, धुंधला, गंदा सा. इंडिकेशन फॉर meningitis. If it is RBC present on red color, that is hemorrhage. If the CSF is in red color, that is known as, very good, that is known as hemorrhage. The term which is used in the red color CSF is, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Xerochromia. The term which is used for the red color CSF is a xerochromia. WBC present, it is an indication for infection. Sugar increase हो रखा है. Always remember, when patient is having bacterial infection in brain, bacteria love to glucose. So सारे ग्लूकोज को खा जाते हैं और ग्लूकोज लेवल लो रहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में. एंड इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, वायरस डज नॉट लव टू ग्लूकोज, सो वो हाई रहेगा. सो इन केस ऑफ एन्सेफेलाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एन्सेफेलाइटिस इज वायरस, and most common cause for meningitis is bacteria. That's why in case of meningitis glucose is low, but in case of encephalitis glucose is high. Sugar decrease, bacterial infection like meningitis. Protein content increase in the degenerative diseases or brain tumors. Now we have the एक स्लाइड जो हमने स्टार्टिंग के अंदर स्किप किया था, वहां भी कुछ लिखा होगा, देख लेते हैं उसको भी क्या है उसमें. सीएसएफ एनालिसिस में ही कुछ लिखा था वहां पे. सेम है तो फिर कुछ नहीं है. लिख लिया?
और कोई भी डाउट हो पूछेंगे। क्लीन यूज्ड टेस्ट सो एक दिया था।